हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ काव्या। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट का बीए सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर लेके आ गई हूँ, प्रीवियस ईयर का विद आंसर्स। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है वो एडम स्मिथ ने लिखी है। सेकंड क्वेश्चन है व्यक्तिवादी राज्य को मानते हैं, जो व्यक्तिवादी लोग होते हैं वो राज्य को क्या मानते हैं, तो ये एक आवश्यक बुराई के रूप में मानते हैं, यानी कि आंसर सी। थर्ड क्वेश्चन है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के लेखक कौन है। इसमें सिर्फ कार्ल मार्क्स दिया गया है तो आप कार्ल मार्क्स को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। इनके साथ एक और इनके मित्र थे, फ्रेडरिक एंगल्स। इनके द्वारा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है मार्क्स के अनुसार सभी मूलभूत ऐतिहासिक परिवर्तन निर्धारित होते हैं। किससे निर्धारित होते हैं? आर्थिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं, ऑप्शन डी। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है निम्न में से कौन राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषता है। तो राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषता है चेक और बैलेंस का सिद्धांत, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, निश्चित कार्यकाल और त्वरित निर्णय। ये सभी जो है राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताएं हैं, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है। तो उसमें राष्ट्रपति एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो आंसर है ए, सरकार की एकल स्थिति जो है केंद्रीय स्तर पर और इकाई स्तर पर होती है, इसलिए ये संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। तो वो है राज्य धर्म, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक समानता लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। मजबूत दलीय प्रणाली ये भी ज़रूरी है, और प्रेस की स्वतंत्रता तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9 है जनमत के रूप में माना जाने वाला एक राय। जो जनमत होती है उसके रूप में क्या मानी जाती है एक राय। तो आंसर है उपरोक्त सभी। ये समग्र रूप से लोगों से निकलनी चाहिए, है ना। जनमत तो सभी लोगों से निकलनी चाहिए। बी में दिया है यह एक अनुभागीय हित नहीं होना चाहिए, किसी एक विशेष चीज़ के लिए हित नहीं होना चाहिए। इसमें अल्पसंख्यक की सहमति होनी चाहिए। तो ये सभी जो हैं इसका आंसर हैं। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 10 है अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का एक तरीका कौन सा है। तो इसका भी ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है जनमत का कारक है। जनमत का क्या कारक होता है। तो राजनीतिक दल, प्रेस और शैक्षणिक संस्थान, ये सभी जनमत का कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक शाही शक्ति अपने उपनिवेशों पर अपने औपचारिक अधिकार छोड़ देती है वह कहलाती है वी उपनिवेशवाद, डी कॉलोनाइजेशन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक शाही शक्ति अपने उपनिवेशों पर अपने औपचारिक अधिकार छोड़ती है उसको कहते हैं वी औपनिवेशवाद, यानी कि ऑप्शन सी। 13 है वैश्वीकरण प्रक्रिया को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक में से एक है। तो वो है प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को क्या प्रेरित करता है? प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार। क्वेश्चन नंबर 14 है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं। तो वो हैं ए.वी. डाइसी। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक हैं ए.वी. डाइसी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में नागरिक प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है मार्क्स के अनुसार वर्ग युद्ध में कौन विजयी होगा। तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जो सर्वहारा वर्ग है वो वर्ग युद्ध में विजेता होगा, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो जो संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है वो है राष्ट्रपति सीधे लोगों द्वारा
चुना जाता है। संसदीय प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति जो है अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होता है, इसलिए 17 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय प्रणाली नहीं है? तो उसका आंसर है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दावा सबसे अधिक प्रशंसनीय है? तो वो है राष्ट्रवाद के अच्छे और बुरे दोनों परिणाम होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। 19 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रवाद के किस प्रकार को सामान्य रूप से जैविक संबंधों के आधार पर राष्ट्र में सदस्यता के रूप में माना जाता है? तो वो है जातीय राष्ट्रवाद, यानी कि एथनिक नेशनलिज्म, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण में क्या होता है? तो उसमें उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, संसद सदस्य चुनने का अधिकार एक कैसा अधिकार है? तो ये एक राजनीतिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 23 इज, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कृति किसने लिखी है? तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है ये लिखी गई है J.S. मिल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। मानव अधिकार पारंपरिक रूप से विभाजित हैं। जो मानव अधिकार हैं वो किस तरीके से विभाजित हैं? तो वो एक तरफ राजनीतिक और सामाजिक अधिकार और दूसरी तरफ सांस्कृतिक अधिकार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। राज्य के जैविक सिद्धांत से मुख्य रूप से किसका नाम जुड़ा है? तो वो है हॉबर्ट स्पेंसर। कौन है? हॉबर्ट स्पेंसर, यानी कि ऑप्शन सी। 26 है, आदर्शवादी सिद्धांत को यह भी कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है तत्व भौतिक सिद्धांत। 26 का आंसर है डी। बोसान क्वेट का नाम संबंधित है, जो बोसान क्वेट हैं उनका नाम संबंधित है आदर्शवादी सिद्धांत से, आइडियलिस्ट थ्योरी से, ऑप्शन नंबर बी। 28 क्वेश्चन है, विचारधारा जो व्यक्तिगत और न्यूनतम कार्यों के लिए अधिकतम संभव स्वतंत्रता की वकालत करती है वो है इंडिविजुअलिज्म, यानी कि व्यक्तिवाद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऐसी रणनीति चुने जो आमतौर पर दबाव समूह से जुड़ी ना हो। तो इसका आंसर है बाहुबल का उपयोग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, दबाव समूह के गठन का प्राथमिक कारण है। तो जो दबाव समूह है उसका गठन इसलिए होता है ताकि वो सत्ता पर कब्जा करने के लिए, स्वार्थ के लिए या धन इकट्ठा करने के लिए। दबाव समूह का जो गठन होता है ये इन सभी के लिए होता है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी। द्विदलीय प्रणाली मौजूद है, इनमें से कहीं पे भी द्विदलीय प्रणाली मौजूद नहीं है। ग्लोबलाइजेशन शब्द किसके द्वारा दिया गया है? ग्लोबलाइजेशन जो शब्द है ये दिया गया है थियोडोर लेविट के द्वारा, थियोडोर लेविट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। एक विचारधारा के रूप में यूरोसेंट्रिज्म किसके द्वारा दिया गया है? तो ये समीर अमीन के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। राजनीति विज्ञान निम्न में से किसके अध्ययन पर बल देता है? तो वो सरकार, राज्य और शक्ति, इन सभी पे बल देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 इज, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो वो है व्यक्तिगत अधिकार का सम्मान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अवसर की निष्पक्ष समानता का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वो जॉन रॉल्स के द्वारा विकसित किया गया है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें मैंने अलग से आंसर्स लगाए हुए हैं, जो इनके गलत हैं वो मैंने नहीं बताया, तो आप मेरे कहे हुए आंसर्स को राइट मानिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 इज,
संविधानवाद का उदय निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो वो शासकों और शासितों के बीच अनुबंधों का उदय है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 इज निम्नलिखित में से कौन कठोर संविधान की विशेषता है? तो कठोर संविधान की विशेषता जो है संशोधन करने में कठिनाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 इज 17वीं और 18वीं शताब्दी के राजनीतिक सिद्धांतकारों द्वारा जिस प्राकृतिक अधिकार की वकालत नहीं की गई थी वह अधिकार है सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का अर्थ है एक निरंकुश राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को लागू करने के रास्ते में गंभीर बाधाओं में से एक है। जो कल्याणकारी राज्य के आदर्श हैं, जब वो लागू किए जाते हैं तो क्या दिक्कत आती है? तो वो है उच्च करों का भुगतान करने के लिए लोगों की अनिच्छा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश एकात्मक सरकार का उदाहरण नहीं है? तो वो है भारत, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एकात्मक राज्य है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय देश है? तो वो है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की अनिवार्य विशेषता नहीं है? पूर्ण आर्थिक समानता लोकतंत्र की अनिवार्य विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्र राज्यों का एक संगठन जो पूर्व अंग्रेजों के साम्राज्य के साथ उनके सामान्य संबंधों से जुड़ा हुआ है उसको कहा जाता है राष्ट्रमंडल, यानी कि कॉमनवेल्थ। क्वेश्चन नंबर 48 इज वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक औपनिवेशिक शक्ति एक उपनिवेश को न्यायिक स्वतंत्रता प्रदान करती है लेकिन फिर भी एक वास्तविक राजनीतिक व आर्थिक नियंत्रण को बनाए रखती है, वह कहलाती है नव उपनिवेशवाद, यानी कि न्यू कॉलोनियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 49 इज निम्नलिखित में से कौन सा दावा राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता के आदिमवादी विचारों से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा है? तो उसका आंसर है ए। 18वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 50 इज शक्ति प्रभावित करने की क्षमता है, किसने कहा था? ये कहा था रॉबर्ट ए दहल ने। जो शक्ति है वो प्रभावित करने की क्षमता रखती है, ये कहा गया था रॉबर्ट ए दहल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 इज निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक करिश्माई और कानूनी तर्कसंगत प्राधिकरण की अवधारणा दी? तो वो थे मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 52 इज किसने कहा था कि राजनीतिक सत्ता के लिए संघर्ष है? जो राजनीति है वो सत्ता के लिए संघर्ष है, ये कहा था मार्गेनथाउ ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53 इज प्राधिकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जो प्राधिकरण है उसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है? वैध शक्ति के रूप में उसको परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 इज पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? तो जो पॉलिटिक्स शब्द है इसकी व्युत्पत्ति हुई है तो वो हुई है ऑप्शन बी ग्रीक शब्द के पोलिस से। क्वेश्चन नंबर 55 है राजनीति विज्ञान एक विषय है। जो राजनीति विज्ञान है वो किस चीज़ का विषय है? ये मूल्यों का अध्ययन करने के लिए है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 इज राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र है। जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका क्या क्षेत्र है? तो ये शक्ति का अध्ययन करवाता है, राजनीतिक सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए है, राज्य और सरकार का अध्ययन करने के लिए। इसका मतलब है, इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57 इज मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, ये किसके दर्शन की आधारशिला है? मतलब ये किसने कहा है, किसका ये मानना है? तो आंसर है अरस्तु। अरस्तु के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है।